वेलकम टू क्विक स्टडी मटेरियल। आज है 28 मार्च और डेली करंट अफेयर्स की इस क्लास के अंदर हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे हम उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ जो भी इंपॉर्टेंट आपने पहले का पढ़ा है उसको भी साथ में रिवाइज करने की कोशिश करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपकी क्लास के अंदर कवर अप हो सके, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो कौन सा रहने वाला है, तो वो ये रहने वाला है कि हाल ही में फेसबुक पर कितने प्रतिबंध लगाया है। किसकी बात कर रहे हैं कि अभी हाल ही में फेसबुक पर किसने प्रतिबंध लगाया है, यानी फेसबुक को किसने बैन किया है। तो अगर मैं आपसे बात करूं यहां पर, तो एक देश है पापुआ न्यू गिनी, है ना। ये ओशिनिया महाद्वीप में स्थित है, यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर ये स्थित एक छोटा सा देश है पापुआ न्यू गिनी। और इसने क्या किया है, अभी फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया है। रीजन क्या दिया है प्रतिबंध लगाने का, मतलब क्यों बैन किया है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मिस इन्फॉर्मेशन होती है, यानी जो गलत सूचना है, हेट स्पीच और पोर्नोग्राफी यानी अश्लीलता को कंट्रोल करने के लिए इसने क्या किया है, फेसबुक को प्रतिबंध लगाया है, यानी बैन किया है। आप भी देखते होंगे ना कि फेसबुक की जैसे ही आप अगर स्लाइड खोले उसके अंदर अब तो एक वीडियो का ऑप्शन दे दिया, एक रील का ऑप्शन दे दिया। अब क्या होता है, आपने खुद नोटिस किया होगा कि बहुत सी ऐसे कंटेंट्स यानी बहुत से ऐसे वीडियो और शॉर्ट वीडियो आपको देखने को मिलते हैं जो मतलब अगर फैमिली के आसपास बैठी हो ना तो अचानक से आप खुद शर्मिंदगी महसूस करेंगे। यानी अश्लीलता तो है और मिस इन्फॉर्मेशन भी भर भर के आपको देखने को मिलेगा। तो इन सब चीजों से बचने के लिए पापुआ न्यू गिनी ने क्या किया है, बैन किया है। ऐसा ही नहीं है कि पापुआ न्यू गिनी ने ही बैन किया है और किसी ने बैन नहीं किया है। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो इसके पहले अभी देखिए चीन और, ध्यान से सुनिएगा, चीन और उत्तर कोरिया, ये तो भाई अपने देश में हर किसी को आने वैसे ही नहीं देते हैं, है ना। तो चीन और उत्तर कोरिया में तो भाई वैसे भी इनका खुद का अपना सब सिस्टम रहता है, तो यहाँ पे तो बैन है ही। इसके अलावा रूस ने और म्यांमार ने भी बैन किया था कुछ दिन पहले। तो आपको ध्यान रखना है, रूस ने 2022-23 में किया था, ठीक है। तो चीन, उत्तर कोरिया, रूस, म्यांमार में भी बैन है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे बैन है। और अभी फेसबुक को जो बैन किया है वो न्यू पापुआ गिनी ने किया है। फेसबुक की बात करें तो आप ये जो इस इंसान को देख रहे हैं ना, इसका नाम है मार्क जुकरबर्ग। और ये फेसबुक का क्या है भाई, संस्थापक भी है और वर्तमान में सीईओ कौन है, मार्क जुकरबर्ग। एक मेटा कंपनी है, वो जो कंपनी है वो इस फेसबुक की पेरेंट कंपनी है, आपको ध्यान रखना है। फेसबुक की स्थापना कब हुई थी, तो आपको ध्यान रखना है फेसबुक की स्थापना 4 फरवरी 2004 को हुई थी, इसकी स्थापना फेसबुक की, ठीक है। और सीईओ कौन है, तो सीईओ मार्क जुकरबर्ग का नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आपका बना हुआ है मार्क जुकरबर्ग से, ठीक है। तो मार्क जुकरबर्ग का नाम जरूर ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं थोड़ा सा न्यू पापुआ गिनी की, इसकी लोकेशन देखते हैं कहां पर है न्यू पापुआ गिनी। अगर आप ना ये वर्ल्ड मैप देखेंगे तो वहां पे जो ऑस्ट्रेलिया वाला साइड है, यहाँ पे ये न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है सबसे नीचे की तरफ। तो यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है ना, ये आपका क्या है, ये है आपका न्यू पापुआ गिनी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, थोड़ा सा इस इमेज को जूम करके देखते हैं, इस तरफ देखिए। यहाँ पे आपको दिखेगा ये जो आपको डार्क ब्राउन कलर दिख रहा है ना, यहाँ पे ये है जो छोटे छोटे आपको ये डॉट 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 दिख रहे हैं, ये सब द्वीप इसी के अंदर शामिल हैं, छोटे छोटे डॉट वाले, ठीक है। ये है आपका न्यू पापुआ गिनी। इसकी राजधानी क्या है, तो पोर्ट मोरिस्बी इसकी राजधानी है। मुद्रा यहाँ की कीना है, यानी करेंसी की बात की हमने। और प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है, तो जेम्स मैरपे का नाम आपको ध्यान रखना है। एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा जो मैं आपको याद दिला दूं, 2023 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को न्यू पापुआ गिनी का सर्वोच्च पुरस्कार मिला था। याद है किसी को, पढ़ा होगा अगर आपने तो आपको बिल्कुल याद होगा कि न्यू पापुआ गिनी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो किसको मिला था, प्रधानमंत्री मोदी को। कब, 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनोज भारती राजा कौन थे जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है, मनोज भारती राजा जो है वो यही है जो इमेज में आप देख रहे हैं। कुछ इमेज में आप देखेंगे ना कि उनकी मूछें भी हैं, कुछ इमेज में ये बिना मूछों के हैं। ये इमेज लगाने का पर्पज ये था कि देखिए ये रजनीकांत के बगल में ही बैठे हुए हैं। तो अब रजनीकांत का नाम सुन के ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक अभिनेता और निर्देशक तो हैं, है ना। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है कि मनोज भारती राजा जो है ये एक एक्टर हैं और डायरेक्टर हैं। लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये साउथ के एक्टर और डायरेक्टर हैं, कहाँ के, साउथ इंडिया के। यानी कि अगर मैं कहूं तो ये तमिल अभिनेता हैं, ध्यान रखिएगा, और तमिल एक्टर के साथ तमिल डायरेक्टर भी हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और अभी अगर मैं बात करूं मनोज भारती राजा का, तो इनका जो निधन है वो मात्र 48 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। और कैसे हुआ है, तो दिल का दौरा पड़ने से, यानी आप कह सकते हैं हार्ट अटैक से इनका निधन हुआ है।
ठीक है। अभी हाल ही में कुछ इंपॉर्टेंट जो निधन हुए हैं एक बार वापस फटाफट जल्दी से रिकॉल कीजिए। अगर मैं बात करूं जॉर्ज फॉरमैन का नाम, तो एक अमेरिकी मुक्केबाज हैं, बहुत प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध मुक्केबाज हैं जॉर्ज फॉरमैन। देवेंद्र प्रधान काफी इंपॉर्टेंट नाम है, ये पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। और अभी जो वर्तमान में जो धर्मेंद्र प्रधान है जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके पिता भी हैं, ये आपको ध्यान रखना है, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ। रमाकांत रथ की बात करूं अगर मैं, तो प्रसिद्ध उड़िया कवि जिनको पद्म भूषण मिला था 2006 के अंदर, है ना, इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। फिर बात करूं बिंदु घोष की, तो ये तमिल अभिनेत्री हैं, इनका निधन हुआ है। सैयद आबिद अली की बात करूं तो पूर्व भारतीय क्रिकेटर है ना, और क्रिकेटर में भी कौन से, तो ऑलराउंडर क्रिकेटर है, यानी बॉलिंग और बैटिंग दोनों करते थे, इनका निधन हुआ है। गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे, तो चूंकि शास्त्रीय गायक थे इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं पे बात करूं मायाधर राउत का, तो ये शास्त्रीय नर्तक थे, और कौन सा शास्त्रीय नृत्य, तो ओडिसी शास्त्रीय नर्तक थे, आपको ध्यान रखना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो ये डबल मार्क कीजिएगा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वी रामास्वामी स्वामी की बात करूं मैं, तो ये पूर्व न्यायाधीश, यानी अगर मैं कहूं तो पूर्व यानी एक्स जस्टिस रह चुके हैं, आपको ध्यान रखना है, वी रामास्वामी, इनका भी निधन होता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर GDSC के लिए समझौता किया है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है सिंगापुर का नाम। तो भारत और सिंगापुर ने ग्रीन और डिजिटल शिपिंग के लिए भी हाल ही में समझौता किया है। उद्देश्य क्या है, तो डिजिटलीकरण यानी कि डिजिटलाइजेशन और डीकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा देना। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि डिजिटलाइजेशन और डीकार्बोनाइजेशन, यहां पे एंड लगा दीजिएगा, ये दोनों अलग अलग वर्ड है, ठीक है। तो डीकार्बोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करना या खत्म करना, है ना, उसी को बढ़ावा देना, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में बी सुमित रेड्डी ने संन्यास की घोषणा की है। पूछा जा रहा है इनका संबंध किस खेल से है, तो इमेज देखते ही आप समझ गए होंगे कि इनके हाथ में क्या दिख रहा है, आपको बैडमिंटन दिख रहा है। तो बिल्कुल सही कहा आपने, है ना, कि इनका संबंध जो है वो बैडमिंटन खेल से है, और इन्होंने अभी हाल ही में क्या किया है, संन्यास की घोषणा की है। अच्छा, इसके पहले भी आपको याद आ रहा है कुछ कि बैडमिंटन प्लेयर ऐसे कोई है जिन्होंने अभी संन्यास लिया है, तो बिल्कुल है। एक नाम आपको ध्यान रखना है अश्विनी पोनप्पा का। इसका अश्विनी पोनप्पा, है ना, इन्होंने क्या किया है, संन्यास की घोषणा की है ना, यानी ये महिला प्लेयर है और इन्होंने संन्यास लिया है, अश्विनी पोनप्पा ने। एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट नाम आपको देखने को मिलेगा, बी साई प्रणीत, याद आया, बी साई प्रणीत, ध्यान रखिएगा, इन्होंने भी बैडमिंटन से भी हाल ही में क्या किया है, संन्यास की घोषणा की है। तो ये तीन नाम आपको ध्यान रखने हैं बैडमिंटन से। अच्छा, कुछ और इंपॉर्टेंट नाम की बात करते हैं जो भी आपने पिछले कुछ हफ्तों में पढ़ा है ना, पिछले कुछ हफ्तों पहले पढ़ा है। तो एक तो आपने स्टीव स्मिथ का नाम पढ़ा था, चैंपियंस ट्रॉफी में के खत्म होने के बाद उस दौरान इन्होंने क्रिकेट से संन्यास लिया था, और ध्यान रखिएगा ये ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, इन्होंने ना ओडीआई क्रिकेट से संन्यास लिया, यानी वनडे क्रिकेट फॉर्मेट से, दोनों ही प्लेयरों की बात करते हैं, है ना, ओडीआई यानी वनडे इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं। मुशफिकर रहीम की बात करें तो ये बांग्लादेश के प्लेयर हैं, इन्होंने भी क्रिकेट से संन्यास लिया है, और ये दोनों के दोनों ओडीआई प्लेयर हैं, मतलब ओडीआई मतलब खेल से संन्यास लिया, यानी ओडीआई क्रिकेट से, यानी एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, ये T20 खेल सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बात करें अचंत शरत कमल, जिनको 2022 में खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, है ना, ध्यान रखिएगा, टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, इन्होंने भी संन्यास की घोषणा की है। रिद्धिमान साहा की बात करूं तो ये क्रिकेट से इन्होंने संन्यास की घोषणा की है, सभी फॉर्मेट से, और ये भारतीय प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सागरमाथा संवाद किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा, तो सागरमाथा संवाद जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये नेपाल के द्वारा आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। सागरमाथा संवाद जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से हम समझेंगे। नेपाल सरकार ने 2019 में, कब, ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है आपसे, 2019 में इस संवाद की घोषणा की थी, किसने, नेपाल सरकार ने। और अब आपको ध्यान रखना है कि उसके बाद क्या है ना, इसका आयोजन नहीं हो पाया था, ठीक है, और अब इसका आयोजन कब होने जा रहा है, मई 2025 में इसका आयोजन होने जा रहा है।
बात करें तो सागर माथा नाम सुन के ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए नेपाल का नाम। क्यों आ जाना चाहिए? क्योंकि माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, पर्वत चोटी है, इसको ना किस नाम से नेपाल में जाना जाता है? तो इस पर्वत चोटी को सागर माथा के नाम से नेपाल में जाना जाता है। ठीक है, तो आपके दिमाग में ये चीज भी चलना चाहिए कि माउंट एवरेस्ट को सागर माथा किस देश में कहा जाता है? तो नेपाल में कहा जाता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं तो सागर माथा जो संवाद है इसकी बात करते हैं। पहला संस्करण है इसलिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये 16 से 18 मई 2025 के दौरान इसका आयोजन किया जा रहा है। नेपाल में किया जा रहा है। किस जगह पर किया जा रहा है ये भी ध्यान रखिएगा, नेपाल की राजधानी काठमांडू में। और नेपाल की राजधानी काठमांडू में ही अगर आपको याद हो तो एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय है, सार्क का हेडक्वार्टर कहां पर? काठमांडू में। थीम क्या रहने वाली है? तो जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता का भविष्य। देखिए, जलवायु परिवर्तन भी है, पर्वत भी है और मानवता का भविष्य भी है। थीम के अंदर ये तीनों वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उद्देश्य की बात करूं तो जलवायु परिवर्तन के खतरे पर ध्यान केंद्रित करना इसका उद्देश्य है, और खास करके पर्वतीय देशों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की एक आम समझ विकसित करना लोगों में, है ना, ये इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो जलवायु परिवर्तन से ही संबंधित जो चीजें हैं वहां पे चर्चा की जानी है, ये इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में रिपल्स ऑफ चेंज जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव रूरल वॉस प्रोग्राम्स इन इंडिया नामक जो पुस्तक है इसका विमोचन किसने किया? अब देखिए, ये पुस्तक जो है ना, है तो बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक। तो आप क्या कीजिएगा, आगे के जो 3 वर्ड हैं, रिपल्स ऑफ चेंज, कौन सा? रिपल्स ऑफ चेंज, इस 3 वर्ड को ना बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में इतना लंबा नाम है पुस्तक का, और अगर आप भी पुस्तक का इतना लंबा नाम याद नहीं कर पा रहे हैं तो ये जो आगे का, ये डॉट के आगे का वर्ड है ना, रिपल्स ऑफ चेंज, ये 3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। एग्जाम में जैसे ही आप देखेंगे ना रिपल्स ऑफ चेंज, आपके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ ये वही वाली पुस्तक है जो आपने पढ़ी है। तो आपको ध्यान रखना है, इस पुस्तक का जो विमोचन किया है वो किसने किया है? CR पाटिल ने किया है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अब ये पुस्तक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रहने वाली है ना? क्यों इंपॉर्टेंट रहने वाली है वो भी हम बात करेंगे अभी। तो ध्यान रखिएगा, CR पाटिल जो कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं, क्या है? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं, आपको ध्यान रखना है। इन्होंने ही इस किताब का क्या किया है? विमोचन किया है, इस बुक को लॉन्च किया है। ठीक है, अच्छा एक और चीज आपको ध्यान आ रहा है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने ही अभी क्या किया था? अभी एक अभियान है, जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 के 6वें संस्करण का, कहां से? पंचकुला, याद आ रहा है आप लोगों को? कहां पर? तो ध्यान रखिएगा, पंचकुला जो कि कहां पर है? हरियाणा में है। तो वहां से इस अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान की, तो जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला अभियान, ये भी ध्यान रखिएगा। इसकी भी शुभारंभ जो किया गया है वो CR पाटिल के द्वारा किया गया है। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा ना कि इस बुक के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा, इस बुक की अगर हम बात करें तो इस बुक को जो लॉन्च किया गया है, पहली 3 चीजें आपको ध्यान रखनी, कौन सी? एक तो पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जिसे शॉर्ट में DDWS कहा जाता है, यानी डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। उसके बाद बात करते हैं जल शक्ति मंत्रालय, यानी आपको ध्यान रखना मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, और एक है आपका यूनिसेफ इंडिया। इन तीनों के सहयोग से इस बुक को, इस पुस्तक को क्या किया गया है? तैयार किया गया है। और इस पुस्तक में ग्रामीण भारत की 10 शक्तिशाली कहानियां शामिल है, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन के प्रभाव और सफलता को बताया गया है। तो स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन की बात करूं अगर मैं, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। उद्देश्य क्या था कि खुले में शौच से मुक्ति और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करना। वहीं जल जीवन मिशन की अगर मैं बात करूं तो इसकी शुरुआत कब होती है? 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, जिसमें क्या कहा गया था कि हर घर नल से जल पहुंचाना है ना। और अभी बजट 2025-26 के अंदर ना इसको बढ़ा करके क्या कर दिया गया, इसकी टाइम सीमा जो लिमिट है इसको 2028 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अभी यूनिसेफ द्वारा संकलित ये जो कहानियां हैं, ये लैंगिक सशक्तिकरण, सामुदायिक नेतृत्व और जमीनी स्तर पर नवाचार के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन के परिवर्तनकारी प्रभाव को दर्शाती है। ये जो है पुस्तक, ठीक है, इसके अंदर जो कहानियां हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके द्वारा तैयार किया गया है, ध्यान रखिएगा, लॉन्च किसने किया ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो लोग आरओ की तैयारी कर रहे हैं या सिविल सर्विस की, तो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट इसलिए रहने वाला है क्योंकि इसके अंदर स्टेटमेंट में आपको एक्स्ट्रा पॉइंट देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए सारथी नामक एआई संचालित चैटबॉट जो है वो लॉन्च किया है? तो एक चैटबॉट है, नाम ध्यान रखिएगा सारथी, क्या नाम है, सारथी। इसको लॉन्च किया गया है नायब सिंह सैनी। कौन है नायब सिंह सैनी? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने लॉन्च किया है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। किस लिए लॉन्च किया है तो ध्यान रखिएगा, ताकि जो नागरिक सेवाओं के लिए, यानी कि जो सरकारी दस्तावेज होते हैं, जो नीतियां होती है, वो जनता तक पहुंच जो है वो आसान बनाया जा सके, वो काम करेगा ये सारथी नामक जो आपका चैटबॉट है। ठीक है, इसीलिए इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में दुनिया की सबसे अधिक मूल्यवान स्टील निर्माता कंपनी कौन बनी है, यानी सबसे अधिक मूल्यवान स्टील कंपनी जो है वो कौन सी बनी है? तो आपको ध्यान रखना है, ये कंपनी बनी है जेएसडब्ल्यू स्टील। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही है, जेएसडब्ल्यू स्टील। ठीक है, देखिए जिंदल स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों अलग अलग कंपनियां हैं। ठीक है, अब जेएसडब्ल्यू स्टील की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो ध्यान रखिएगा जेएसडब्ल्यू जो कंपनी है ये किसके नेतृत्व वाली कंपनी है? तो ध्यान रखिएगा सज्जन जिंदल। ठीक है, सज्जन जिंदल के नेतृत्व वाली कंपनी है ना। और ये स्टील निर्माता की बात करें तो सबसे मतलब अभी दुनिया की मूल्यवान कंपनी बन गई है स्टील बनाने वाली। किसको पीछे छोड़ा है? तो न्यू कॉर कंपनी है एक, किसकी? ये अमेरिका की कंपनी है। ठीक है, किसकी? अमेरिका की न्यू कोर कॉर्प जो है, इस कंपनी को पीछे छोड़ा है जेएसडब्ल्यू ने, और अब दुनिया की सबसे मूल्यवान स्टील निर्माता कंपनी बनी है। अच्छा, कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है, आपको ध्यान रखना है, इस कंपनी की मार्केट वैल्यू 30 अरब डॉलर से भी क्रॉस कर गई है, यानी 30.31 बिलियन तो आपको यहां पर दिख रहा है डॉलर। हिंदी में कहूं तो 30 डॉलर यानी 30 अरब डॉलर, बिलियन का मतलब क्या होता है? अरब डॉलर की बात कर रहे हैं, उसको भी क्रॉस कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, किसकी बात कर रहे हैं? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, जिसे शॉर्ट में आईएफसीआई के नाम से जाना जाता है ना। इसके अभी हाल ही में एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो इसके एमडी और सीईओ बने हैं राहुल भावे। कौन बने हैं? राहुल भावे। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट नाम जो भी हाल ही में अभी आप लोगों ने पढ़े थे, जैसे अमिताभ कांत का अगर नाम आपको याद हो, तो ये अभी हाल ही में एनआईआईटी यूनिवर्सिटी के क्या बने थे? चांसलर, या आप कह सकते हैं कुलपति, या फिर आप अध्यक्ष भी कह सकते हैं। ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटी के? तो एनआईआईटी यूनिवर्सिटी के। कहां पर है? अलवर, राजस्थान में ये यूनिवर्सिटी है। वहीं पे अजय सेठ का नाम अगर आपको याद आ रहा हो, तो फाइनेंस सेक्रेटरी बने हैं, यानी अगर मैं कहूं हिंदी में तो वित्त सचिव बने हैं। क्या बने हैं? वित्त सचिव बने हैं, आप कह सकते हैं। वहीं पे विनोद कुमार शुक्ल का नाम काफी पॉपुलर था, काफी चर्चा में था। क्यों था? तो अभी 59th ज्ञानपीठ पुरस्कार जो प्रदान किया गया है ना, वो किसको प्रदान किया जाना है? तो आपको ध्यान रखना है, शुक्ल साहब को, विनोद कुमार शुक्ल, छत्तीसगढ़ से हैं ये। छत्तीसगढ़ से प्राप्त मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति भी हैं, इंपॉर्टेंट नाम है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, हाल ही में तीनों सेनाओं का एकीकृत बहु क्षेत्रीय युद्ध अभ्यास प्रचंड प्रहार, जिस अभ्यास का नाम है, कहां आयोजित किया गया है? तीनों सेनाओं का है ये, तो नाम क्या है? प्रचंड प्रहार। ये आपको ध्यान रखना है, अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में जो उत्तरी सीमा है, जो हिमालय के जो उच्च ऊंचाई वाले जो इलाके हैं, वहां पर इसका आयोजन किया गया है। और ध्यान रखिएगा, आयोजन जो है वो कब से कब तक? तो 25 से लेकर के 27 मार्च, मई नहीं मार्च, 27 मार्च 2025 तक इसका आयोजन किया जाना है ना। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, लास्ट टाइम पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत सरकार ने संसद सदस्य के वेतन में कितने प्रतिशत की क्या की है? बढ़ोतरी की है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको ध्यान रखना है। और आप लोगों में से ना बहुत से लोगों ने सिर्फ वेतन बताया है, जबकि मैंने 3 चीजें पूछी थी। और मैंने 3 क्या क्या चीजें पूछी थी, तो आपको ध्यान रखना है। मैंने पूछी थी कि जो बढ़ी हुई, एक तो आपसे पूछी वेतन यानी सैलरी, फिर मैंने पूछा आपसे दैनिक भत्ता, है ना, और उसके अलावा मैंने क्या पूछा था? पेंशन। ये 3 चीजें मैंने पूछी थी। तो जवाब तो बहुत से बच्चों ने दिया है, लेकिन कुछ बच्चों ने सिर्फ और सिर्फ वेतन का ही जवाब दिया है। बाकी
कम बच्चों ने ही इसका आंसर दिया था। तो वेतन आपको ध्यान रखना है, पहले कितना था वेतन, 1 लाख रुपए था, जो अब हो गया है 1.24 लाख रुपए मासिक वेतन हो गया है। यानी आप क्या कह सकते हैं, 24% की बढ़ोतरी देने को मिली है। वहीं पे दैनिक भत्ता की अगर मैं बात करूं तो पहले 2,000 रुपए था दैनिक भत्ता, जो अब बढ़कर के कितना हो गया है, 2500 रुपए हो गया है। ये आपको ध्यान रखना है। वहीं पेंशन की बात करूं अगर मैं, तो पेंशन पहले कितना था, पेंशन था पहले 25,000 रुपए, जो बढ़ करके कितना हो गया है, 31,000 रुपए, है ना, प्रति मंथ। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ चीजें जो है आपको ध्यान रखनी है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए आज एक छोटा सा और क्वेश्चन है कि भारत की पहली नाइट सफारी कहां शुरू हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। आपको बताना है कहां शुरू हुई है और उस नाइट सफारी पार्क का नाम क्या है ना, उस नाइट सफारी पार्क का नाम क्या है और कहां पर शुरू हुआ है, दोनों चीजें आपको बतानी है कमेंट बॉक्स के अंदर। देखिए लिखने से चीजें जो है वो आपको और भी अच्छे से याद होंगी, है ना। और जब आप लिखने जाएंगे, कमेंट में किसी और ने कमेंट किया होगा, अगर आप उसका कमेंट भी पढ़ते हैं और सही कमेंट है, तो आपको भी याद होने में बार बार चीजें क्या होगी, रिवाइज होंगी। चलिए पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, एज इट इज, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आता है ना। और 100 लाइक का टारगेट मैंने रखा है, ताकि मुझे काफी मोटिवेशन मिल सके आप लोगों के लाइक से, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।